Hey Mind Sparkers, I welcome every one of you on my new video Sitting Arrangement. Sitting Arrangement ये काफी पॉपुलर टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग में और ये इसमें से आपको क्वेश्चन पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसमें आपको करना ये होता है कि आपको अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट करनी होती है, जैसे कि कोई भी आइटम्स, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पीपल्स लोग को किस तरीके से अरेंज किया जाए ये हमें बताना होता है फॉलोइंग द सेट ऑफ रूल्स जो हमें दिया होता है। वो रूल्स को फॉलो करते हुए हमें अरेंजमेंट करनी होती है। तो ये होता है सीटिंग अरेंजमेंट और आगे चलकर आपको काफी मजा आने वाला है क्योंकि मैंने इसमें टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट को बताया है, टिप्स बताया है, स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस को भी बताया है किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। फॉर्मूले आपको दिया गया है, उसके बाद हम जाकर सॉल्व करेंगे बेसिक क्वेश्चंस को, फिर मीडियम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारे वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आते रहेगा कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। सो हेलो गाइस, तो चलिए हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के पहले टाइप्स को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि सीटिंग अरेंजमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और हर एक अरेंजमेंट में किस तरीके से पीपल और ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर अरेंजमेंट से। तो लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट में आपका बोला जा रहा है कि इन्वॉल्व्स अरेंजिंग पीपल और ऑब्जेक्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि इसमें जब भी अरेंजमेंट किया जाएगा तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को मीडियम बनाकर किया जाएगा। समझ लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन में ही आपका अरेंजमेंट किया जाएगा। अब यहाँ इसमें दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक होता है सिंगल रो में, एक होता है डबल रो में। तो हम एक एक करके देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। सिंगल रो में बोला जा रहा है ऑल एंटिटीज फेस द सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका है या तो सारा जितना भी पीपल या फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा या तो सब सेम डायरेक्शन को फेस कर रहा होगा। आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं सब नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में सब फेस कर रहे होंगे, या दूसरा ये केस हो सकता है आपका सब लोग साउथ के डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो केस आपका बन जाता है। इसमें एग्जांपल दिया गया है कि 8 पीपल सिटिंग इन अ रो ऑल फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, समझ लीजिए कि 8 लोग बैठे हुए हैं और सब नॉर्थ को फेस करके, 4 लोग हैं, ये हो गया 5 6 7 8। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया सिंगल रो के लिए। सब लोग बैठे होंगे एक ही डायरेक्शन को फेस कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि एक इस साइड है एक दूसरे साइड फेस कर रहा है। अब आपको डबल रो में बोला जा रहा है कि 2 पैरेलल रोज वेयर पीपल फेस ईच अदर और द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब हम इसमें एक ही रो लिए थे, अब हम यहाँ पर दो रो लेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक रो ये है, एक रो ये है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि या तो लोग सेम डायरेक्शन को फेस करके बैठे होंगे दोनों में, ये लोग भी ऐसे फेस करके बैठे हुए हैं। ये एक केस बन जाता है कि जिसमें दोनों रो में लोग सेम डायरेक्शन को ही फेस करके बैठे हुए। या फिर दूसरा केस बन जाता है आपका ये रो में कुछ लोग जो फर्स्ट रो में है वो नॉर्थ को फेस करके बैठे हुए हैं और जो सेकंड रो में है वो साउथ को फेस करके बैठे होंगे, मींस अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, तो ये केस बन जाता है आपका। तो इसका एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, रो ए फेसेस रो बी। मान लीजिए रो ए है ये और रो बी है ये, तो ये एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए, रो ए फेसेस रो बी। तो ये एग्जांपल हो गया लीनियर अरेंजमेंट का। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है। तो आइए अब देखते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट को। सर्कुलर अरेंजमेंट में एंटिटीज आर अरेंज्ड इन अ सर्कल। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल में लोग कैसे बैठ सकते हैं? फेसिंग द सेंटर। एक केस तो आपका ये बनता है कि लोग फेसिंग द सेंटर करके बैठ सकते हैं। मान लीजिए आपका ये पॉइंट सेंटर है, तो लोग जो बैठे होंगे सेंटर को फेस करके इस तरीके से बैठे होंगे। ठीक है, एक में इस तरीके से फेस करके बैठेंगे। फेसिंग आउटवर्ड्स, तो दूसरा केस आपका हो जाता है जिसमें लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे होंगे, जो सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे होंगे, जैसे कि उधर फेस करके। ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, तो एक ये केस बन जाता है। और तीसरा बताया गया कि मिक्स्ड फेसेस, सम फेसिंग द सेंटर एंड अदर फेसिंग आउटवर्ड्स। तो ये केस जो है आपका यहाँ पर जो ये केस बन रहा है, कुछ लोग अंदर फेस करके बैठे होंगे, कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठे होंगे, तो ये आपका थर्ड एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम लोग तीसरे फॉर्म की तरफ चलते हैं जो कि रेक्टेंगुलर और सर्कुलर अरेंजमेंट, तो उसको भी देख लेते हैं।
रेक्टेंगुलर और सर्कुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर अरेंजमेंट, तो इसमें क्या होता है, एंटिटीज आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर और रेक्टेंगल। मान लीजिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्क्वायर मान लेते हैं और एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, ठीक है। टेबल तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो अगर जब भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल अरेंजमेंट होगा, ये दोनों में एक चीज कॉमन है। एक चीज कॉमन ये है कि दोनों में ही 4 एजेस है, ठीक है, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 एजेस है जो कि 90 डिग्री पे है, चारों एजेस। तो दोनों में जो वर्टेक्स है 4 4 ही है, 1 2 3 4, और इसमें भी 1 2 3 4, और चारों वर्टेक्स जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। तो ये दोनों शेप्स को कॉमन बना देता है। पर डिफरेंस यही होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में कि दोनों में जो एज लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। तो पहला बोला जा रहा है कि फेसिंग इनवर्ड्स मीन्स ऑल इंडिविजुअल्स फेस द सेंटर। अब दोनों में सेंटर होते हैं, एक इसमें ये सेंटर हो गया, इसमें ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो कुछ लोग मान लीजिए कि बैठे हुए किस तरीके से, या तो सेंटर फेस करके बैठे होंगे, ठीक है, इसमें भी वही प्रॉपर्टी आ सकता है आपका कि लोग सेंटर फेस करके बैठे होंगे। या फिर दूसरा है फेसिंग आउटवर्ड्स, ऑल इंडिविजुअल्स फेस आउटवर्ड्स। तो जब भी आउटवर्ड्स फेस करके बैठेंगे तो इस डायरेक्शन में बैठे होंगे। जो एरो का आपका हेड है वो दिखा रहा है कि लोग किस तरफ फेस करके बैठे हुए, ठीक है। तो ये आपका आउटवर्ड फेस करके बैठे होंगे। वही केस आपका रेक्टेंगल में भी होगा। अब तीसरा है मिक्स्ड फेसिंग, मीन्स सम फेस इनवर्ड्स एंड अदर फेस आउटवर्ड, ठीक है। तो ये जो आपका केस बन रहा है, इसमें आपका कुछ लोग इनवर्ड होकर बैठे होंगे और इसमें कुछ लोग आउटवर्ड होकर भी बैठे होंगे और इनवर्ड भी होकर बैठे होंगे। तो ये केस जो आपका है ये मिक्स्ड फेस में आता है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि अगला जो कॉम्प्लेक्स शेप्स अरेंजमेंट है वो क्या होता है। ये जो फोर्थ वन है ट्रायंगुलर और पॉलीगोनल अरेंजमेंट, इसमें बताया जा रहा है कि एंटिटीज आर सीटेड अराउंड शेप्स लाइक ट्रायंगल, हेक्सागॉन्स और पेंटागॉन्स, ठीक है। मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में बताया, उसमें 4 4 एजेस होते हैं। अब ये ट्रायंगल में 3 एज होते हैं, हेक्सागॉन में 6 एज होते हैं, पेंटागॉन में 5 एज होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी उस तरीके के शेप आपको दिया जाता है तो आप उसमें समझ लीजिए कि एक ये शेप है जिसको हम लोग हेक्सागोन बोलेंगे, क्योंकि इसमें 6 एजेस है। तो 6 एजेस जब है तो इसमें ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये जब इसका सेंटर है तो लोग इसमें इस तरीके से बैठे हो सकते हैं या फिर आउटवर्ड होकर भी बैठ सकते हैं। तो सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी, बस इसमें आपको शेप्स, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ शेप्स बताया जा रहा है। और ये हो गया ग्रिड और मैट्रिक्स अरेंजमेंट। तो ग्रिड और मैट्रिक्स अरेंजमेंट में क्या होता है, मान लीजिए क्लासरूम में जैसे बैठते हैं ना रोज और कॉलम्स में, तो उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ये उसी तरीके से होगा, ये कॉलम हो गया और ये रोज हो गया। तो रोज और कॉलम में अरेंज होंगे, कुछ लोग यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट ये आता है कि आपका कोई सेम डायरेक्शन में ही फेस करके बैठा जा सकता है या फिर अपोजिट डायरेक्शंस में भी बैठा जा सकता है। अब आपका 6th वन है कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड अरेंजमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका कि कंबाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट और ऐड मोर वेरिएबल्स। तो इसमें आपका एक से ज्यादा टाइप्स का अरेंजमेंट हो सकता है और उसमें कुछ और भी चीज अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि कलर हो गया, प्रोफेशन हो गया या फिर एज इंडिविजुअल। तो उस तरीके से उसको अरेंज किया जाएगा। और 7th हो जाता है आपका ऑर्डर बेस्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये फोकस करता है ऑन अरेंजिंग एंटिटीज बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर और रैंकिंग। तो जैसा कि आपका ऑर्डर होगा या फिर रैंक होगा, मान लीजिए क्लास वाइज आपका होगा, फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसा कि आपका अरेंजमेंट इसमें होगा वो होगा बेस्ड ऑन ऑर्डर और रैंकिंग। फॉर एग्जांपल 5 पीपल्स आर सीटेड इन रो इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट और मार्क्स, ठीक है। तो लोग 5 स्टूडेंट्स जो है वो कैसे बैठे हुए, इन ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स और मार्क्स। जो सबसे ज्यादा लंबा है वो सबसे आगे बैठेगा, उससे थोड़ा कम लंबा थोड़ा पीछे बैठेगा, उससे थोड़ा कम लंबा उससे पीछे बैठेगा। तो इस तरीके से अरेंज किया जाता है उनके ऑर्डर के बेस पे, या फिर मार्क्स के बेस पे भी हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि किसी का 70 मार्क्स आया तो सबसे आगे है, आगे बैठा होगा, उससे पीछे उससे थोड़ा कम मार्क्स जो लाया होगा, जैसे कि 65 वो बैठा होगा, उससे पीछे 60 वाला बैठा होगा। तो इस तरीके से इसका एग्जांपल हो जाता है। अब हम इसकी टिप्स को थोड़ा देखते हैं। टिप्स में आपको बताया जा रहा है सबसे पहला टिप्स है कि अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन,
ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप डायरेक्शन को पहचाने। पे अटेंशन टू कीवर्ड्स लाइक लेफ्ट, राइट, नेक्स्ट और इंटरमीडिएट नेबर। तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। मान लीजिए हम लोग ये केस में देखते हैं, ठीक है, ये सर्कुलर था, तो आपका लेफ्ट में कौन होगा? लेफ्ट में आपका मान लीजिए अगर कोई आउटवर्ड फेस करके बैठा हुआ है, जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं, तो आपका लेफ्ट में हमेशा याद रखिएगा कि आप जिस तरफ फेस करके बैठे हुए हैं उसको आप टॉप समझिए और लेफ्ट आपका इस साइड आएगा, ठीक है। तो आपका लेफ्ट में हम लोग समझ के चलते हैं कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो आपका ए का लेफ्ट में कौन सा आएगा? बी आएगा, क्योंकि वो आउटवर्ड फेस करके बैठा हुआ है। अब वही आपका राइट में कौन आएगा? राइट में आपका डी आएगा, क्योंकि वो आउटवर्ड फेस करके बैठा हुआ है, इसका राइट में डी आता है। वही केस अगर हम लोग ये में मान लीजिए इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 और 7, तो अगर आपसे 1 का बारे पूछा जाए कि आपका लेफ्ट में कौन है, तो आपका लेफ्ट में इस साइड नहीं होगा बल्कि इस साइड होगा, क्योंकि ये सेंटर को फेस करके बैठा हुआ। तो 1 का लेफ्ट में आ जाएगा 2, ठीक है, 1 का लेफ्ट में आ जाएगा 2। और ए का लेफ्ट में कौन आएगा? ए का लेफ्ट में आ जाएगा बी। डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट टू में क्या होता है कि आपके जस्ट बगल में कौन है, लेफ्ट में हो या चाहे राइट में हो, ठीक है। तो आपके बगल में एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, जैसे कि ए के बगल में बी भी है, सी भी है, अब ए के बगल में डी भी है, ठीक है। अब इमीडिएट नेबर अगर आपको बोला जाए तो ये जस्ट एक पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है जो आपके जस्ट लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड है। तो ए के लेफ्ट साइड में बी है और ए के राइट साइड में डी है, तो ये समझना काफी जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट है कि ड्रॉ डायग्राम्स। अब आपको कोई भी क्वेश्चन जब दिया जाए तो आपको ये बनाना जरूरी है कि आप पहले उसका डायग्राम को प्लॉट कर ले, ताकि आपके लिए आसानी पड़े, क्योंकि आप वैसे विजुअली देख के आप ज्यादा अच्छा से पहचान सकते हैं। अगर आपको ये डायग्राम प्रोवाइडेड होगा तो आप आसानी से देख के बता दें कि आपके लेफ्ट में कौन है और आपके राइट में कौन है, ठीक है, इसलिए डायग्राम बनाना जरूरी है। अब अप्लाई कंडीशन स्टेप्स बाय स्टेप्स, स्टार्ट विद द मोस्ट डिफिनाइट कंडीशंस। अब आप क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, क्वेश्चन में आपको कंडीशंस दिए होंगे कि इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, कोई आपके लेफ्ट में है, कोई आपके राइट में है, कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में है आपके, तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। और जो कॉन्क्रीट आपको जो डेफिनेशन या फिर जो कंडीशंस दिए होंगे आपको पहले वो प्लॉट करना है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है, आपको मान लीजिए दे दिया है क्वेश्चन में कि ए के ऑपोजिट साइड में सी है और डी के ऑपोजिट साइड में बी है, तो आपको ए के ऑपोजिट साइड में सी तो पता है, पर डी के ऑपोजिट साइड में बी है, तो डी इस साइड भी हो सकता है, डी इस साइड भी हो सकता है। तो आपको जो पहले कंफर्मेशन के साथ पता चल रहा है, आप पहले वो प्लॉट करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अब अवॉइड असम्पशंस, ओनली यूज द गिवन इंफॉर्मेशन। आपको वो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी होगी आपको वो यूज करना है, आपको खुद से असम्पशंस नहीं लगाने हैं कि बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो डी में भी यहाँ होगा। ये आप क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं, इस तरीके से खुद से असम्पशंस लगा के आपको क्वेश्चन के साथ चलना है। अब तीसरा जो लास्ट टिप है वो है कि प्रैक्टिस, सॉल्व डाइवर्स प्रॉब्लम्स टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो आपको जो है इस क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लगे, फिर सेकंड बाद में आप जब कुछ समझ जाए तो वो यूज करके आप दूसरे क्वेश्चन को और इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस नीडेड होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा स्पीड से बना पाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टाइम लिमिटेड मिलता है। आप घर में जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब आप बहुत सारा टाइम लेके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट कर पाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट। अब हम आगे चलकर देखेंगे जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। तो जनरल टिप्स और ट्रिक्स में बहुत सारे टिप्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इसमें कुछ दिया गया है कि रीड द एंटायर क्वेश्चन केयरफुली। आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायग्राम प्लॉट करिए ताकि आपके लिए ही इजी पड़े और आप उसको आसानी से देख कर बता पाए कि, क्योंकि ये सीटिंग अरेंजमेंट का ये है टॉपिक है, तो इसमें ये बहुत मैटर करता है कि लोग किस तरीके से बैठे वो आप आइडेंटिफाई कर पाए और आपके डायरेक्शंस को भी इजीली पकड़ पाए कि कौन डायरेक्शन में है, ठीक है। डायरेक्शन रॉन्ग होने से आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। अब इसके बाद आता है आइडेंटिफाई फिक्स्ड पोजीशंस। तो बहुत सारे पोजीशंस जो होंगे आपको क्वेश्चन में पहले से फिक्स्ड होकर बताए जाएंगे, तो आपको वो ध्यान में रखना है। यूज एलिमिनेशन मेथड। जब भी आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे, क्वेश्चन के ऑप्शंस होंगे, तो आप उसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। ये मेथड में आपको ये करना होता है कि जो आपको सबसे ज्यादा मीन्स फार लग रहा है कि ये क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, वो आप पहले एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर जो एकदम क्वेश्चन से डिफरेंट लग रहा है। और लास्ट वन है आपका फेस ओरिएंटेशन। फेस ओरिएंटेशन भी आपका
सही रहना जरूरी है। जब आप क्वेश्चन में बना रहे होंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखें कि कौन नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करके और कौन साउथ डायरेक्शन को फेस करके। अगर ये आपने मिस्टेक किया तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो ये हमारा था जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो अब हम लोग स्टेप्स देख लेते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम जब भी हम लोग सॉल्व करें तो कौन कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो करें ताकि हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई एंड मार्क फिक्स्ड पोजीशंस। ठीक है, क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा पोजीशंस आपको फिक्स्ड दिया गया है। जो पोजीशन फिक्स्ड है आप पहले उसको प्लॉट कर दीजिए। स्टार्ट विथ क्लूज दैट स्पेसिफाई अ डेफिनाइट पोजीशन फॉर अ पर्सन। अगर डायरेक्टली दिया गया क्वेश्चन में कि ये पर्सन का पोजीशन फिक्स्ड है तो आप उसको क्वेश्चन के हिसाब से ही फिक्स कर लीजिए, या फिर आप एक ये लगा सकते हैं क्लू जो उसने दिया होगा वो यूज करके आप बता सकते हैं कि जस्ट इसके नेक्स्ट में कौन है या फिर उसके नेक्स्ट में कौन है। ठीक है, अब स्टेप 2 हो जाता है आपका प्लेस रिलेटिव पोजीशंस आफ्टर फिक्स्ड पोजीशन, यूज क्लूज दैट मेंशन रिलेटिव सीटिंग। एग्जांपल, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि ए बी का लेफ्ट में है। ठीक है, तो आप जब बी का फिक्स्ड पोजीशंस बना लिए होंगे तो उसके लेफ्ट में आप ए को प्लॉट कर सकते हैं। स्टेप 3 है अप्लाई कंडीशंस, इंश्योर ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड फॉर द करंट अरेंजमेंट। आप कंडीशंस को चेक करिए, जो जो कंडीशंस दिया गया है क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है। जब आप एक बार प्लॉट कर लिए होंगे सबको कि कौन किस तरीके से बैठा, तो आप एक बार लास्ट में कंफर्मेशन के लिए आप स्टेटमेंट को फिर से पढ़ के सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये जो कंडीशंस मैंने लगाया, ये जो इसके बगल में बैठा है या फिर उस डायरेक्शन में फेस करके बैठा है, वो सब सही है या फिर नहीं। तो उस तरीके से आपका क्वेश्चन भी कंफर्म हो जाएगा कि आपने जो प्लॉट किया है वो सही किया है। उसके बाद आंसर निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब स्टेप 4 में कि क्रॉस चेक करना है और फाइनलाइज करना है। Once all clues are used and the arrangement makes sense, cross check each condition to ensure no contradiction। तो इसमें भी आपको क्रॉस चेक करना है ताकि आप कंफर्मेशन अचीव कर पाए, ताकि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये सब तो मैंने सही किया था पर लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, ए भी बी को फेस कर रहा है और सी भी बी को फेस कर रहा है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया था सिर्फ ए ही बी को फेस कर रहा है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रडिक्शन को अवॉइड करने के लिए आप एक बार लास्ट में क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ये कौन कौन सा फॉर्मूला है जो कि एप्लीकेबल होंगे लीनियर अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट में। ठीक है, तो लीनियर अरेंजमेंट में आपका सबसे पहले आ जाता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन पीपल इन अ लाइन। एक लाइन में एन पीपल को हम लोग किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो दूसरा है आपका नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन पीपल विथ फिक्स्ड पोजीशंस। जब भी फिक्स्ड पोजीशंस होंगे तो एन पीपल को हम लोग n-1 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। तीसरा है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन पीपल विथ स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, आपको कुछ कांस्टेंट दिया होगा जैसे कि k जो है, यहाँ पर k का जो यूज हो रहा है, k है नंबर ऑफ फिक्स्ड पोजीशंस। अगर आपको स्पेसिफाइड है कि सिर्फ इतने ही फिक्स्ड पोजीशंस है तब आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका n-k फैक्टोरियल। अब जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट की बात किया जाए, अब जब भी सर्कुलर अरेंजमेंट हम लोग फॉलो करेंगे तब द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन पीपल इन अ सर्कल, एक सर्कल में एन पीपल को कैसे अरेंज कर सकते हैं वो n-1 फैक्टोरियल के फॉर्म में हम लोग नंबर ऑफ वेज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब दूसरा नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन पीपल विथ फिक्स्ड पोजीशन। जब भी फिक्स्ड पोजीशंस होंगे तो n-2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट में हम लोग उसको अरेंज कर सकते हैं। अब तीसरा नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन पीपल विथ स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट्स। तो ये यहाँ पर उसी के तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ फिक्स्ड पोजीशंस हो सकते हैं, तो इसको भी हम लोग n-k फैक्टोरियल के नंबर में अरेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो और आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो ये सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर क्वेश्चन सॉल्विंग राउंड। ये हमारा पहला बेसिक क्वेश्चन होने जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन ये लीनियर अरेंजमेंट का है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6 फ्रेंड्स P, Q, R, S, T एंड U आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब उसमें कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक लीनियर अरेंजमेंट के लिए हम एक रो को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक रो ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसमें 6 लोग हैं तो 6 लोगों के लिए स्पेसेस बना लेते हैं P, Q, R, S, T, U। ठीक है, अब पहला कंडीशन में आपको बोला जा रहा है P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q। जहां पर भी Q होगा P उसके इमीडिएट लेफ्ट पे होगा, तो लेफ्ट में यहाँ पर उसके होगा P। ठीक है, अब R इज एट वन ऑफ द एंड्स। अब R कोई भी एक एंड में है, तो ये यहाँ भी हो सकता है और ये यहाँ पर भी हो सकता है, तो हमें अभी कंफर्म पता नहीं है। अब नेक्स्ट कंडीशन दिया गया है S इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट इस साइड है। ठीक है, तो इससे वो सेकंड पोजीशन पे है 1, 2, तो S यहाँ पर होगा। इसका पोजीशन अब हमें कंफर्म्ड है।
अब बोला जा रहा है टी इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू। यू अगर क्यू अगर यहाँ पर है तो टी इज सिटिंग बिटवीन क्यू एंड यू, तो यू और क्यू के बीच में ही टी होगा इस तरीके से। तो ये एक पोजीशन हमारे पास तैयार हो चुका है। तो अब ये हमें देखना है कि ये कहाँ फिट हो सकता है। यहाँ 4 स्पेसेस खाली है तो ये ऑफकोर्स यहीं पर फिट होगा, यहाँ पर तो जगह है नहीं, तो हम यहाँ इसको प्लेस कर देते हैं पी क्यू टी और यू। अब देख सकते हैं कि आर यहाँ पर तो हम लोग प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फिल्ड है, तो आर जो बच गया है वो अब यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर एस पी क्यू टी और यू। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सर्कुलर अरेंजमेंट से दिया गया। बोला जा रहा है 5 पीपल ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो हम लोग पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इसका ये सेंटर हम लोग मान लेते हैं। तो अब बोला जा रहा है ए बी सी डी ई 5 पीपल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल और फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 5 लोग सेंटर को फेस करके बैठे होंगे। तो अब जब भी आपको या तो सेंटर को फेस करके बैठे होंगे या आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर फेस करके बैठे होंगे, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप लेफ्ट और राइट समझे कि ए के लेफ्ट में कौन होगा, और जब आउटवर्ड फेस करके होंगे तो ए के लेफ्ट में और राइट में कौन होगा। ठीक है, तो कंडीशंस दिए गए हैं ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। अब हम लोग मान लेते हैं कि बी को एक फिक्स पोजीशन दे देते हैं, बी मान लीजिए यहाँ पर होगा, तो ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो इसका लेफ्ट क्या होगा, क्योंकि ये सेंटर को फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट उस तरफ होगा। ठीक है, तो उस तरफ आपका लेफ्ट होगा तो ए को हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं, ए इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जा रहा है। अब बोला जा रहा है डी इज नॉट इमीडिएट ऑफ बी। डी जो है इमीडिएट ऑफ बी में नहीं है, मीन्स ना लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा इमीडिएट। ठीक है, तो डी को ना हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ए ऑलरेडी है, और ना हम लोग डी को यहाँ कर सकते हैं क्योंकि वो इमीडिएट हो जाएगा। तो डी को हम लोग या तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं या तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं, पर अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अब अगला कंडीशन में बोला जा रहा है सी इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ई। तो सी कहाँ बैठा हुआ है, डी और ई के बीच में। मान लीजिए डी अगर आपका यहाँ पर होगा तो हम लोग सी को कहाँ मिडिल में प्लेस कर सकते हैं, पर कंडीशन में लिखा हुआ है कि ई और डी के बीच में है, तो ई हम लोग यहाँ प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बी प्लेस्ड है। तो हम लोग अगर डी यहाँ पर हम लोग प्लेस करेंगे और सी को हम लोग मिडिल में प्लेस करेंगे और यहाँ पर ई प्लेस कर देंगे तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जा रहा है। अब देखा जाए तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा क्योंकि डी इज नॉट इमीडिएट ऑफ बी। डी जो होगा इमीडिएट ऑफ बी में नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बी, यहाँ ए हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ सी और यहाँ पर ई। तो इस तरीके से इसका सही आंसर होगा बी ए डी सी ई। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड हम लोग क्वेश्चन 3 को देखते हैं जो कि स्क्वायर अरेंजमेंट का है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है 4 फ्रेंड्स W, X, Y and Z sit at the 4 corners of a square all facing the center। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग इसका एक सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर। अब बोला जा रहा है कि W, X, Y and Z sit at the 4 corners में बैठे हुए हैं और ऑल फेसिंग द सेंटर, और सब सेंटर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पर बैठे होंगे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अब कंडीशंस में दिए गए हैं W sits to the immediate left of X। W कहाँ बैठता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ X में। तो हम लोग पहले X को एक फिक्स पोजीशन प्लेस कर देते हैं। मान लीजिए X हम लोग यहाँ पर दे देते हैं, W sits to the immediate left of X। तो इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या होगा, क्योंकि ये सेंटर को फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर हम लोग अब प्लेस कर देते हैं W को। अब बोला जा रहा है Y is opposite W। Y is opposite W मीन्स Y W के अपोजिट में है, तो Y को हम लोग यहाँ प्लेस कर सकते हैं क्योंकि W के अपोजिट में यहाँ पर Y आ जाएगा। अब बाकी जो बच गया है वो तो एक पोजीशन को लेगा ही। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, Z हो जाएगा। Z ये पोजीशन को फिल कर देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा X W Z Y। ठीक है, या तो आप इसको अपोजिट डायरेक्शंस में भी लिख सकते हैं X Y Z W, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज हो गया या क्लॉकवाइज, बस आपको करेक्ट पोजीशंस में फिक्स करना है।